जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यू का क्लास नंबर 34 करने वाले हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम लोग काफी मुख्य प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सभी साथी से आग्रह है कि सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठे और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सभी का आप लोग सही जवाब अपने पेपर पर नोट डाउन करते जाइए और मुझे अंतिम में बताइए कि आपका सही स्कोर कितना आ रहा है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ बोला है मन का मानचित्र संबंधित है। बताइए मेरे साथी, मन का मानचित्र इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। बी में बोला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। सी में बोला है मन का चित्र बनाने से। डी में बोला है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से मन का मानचित्र संबंधित है। ठीक है, तो मेरे साथी आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द से तात्पर्य है। मेरे साथी सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रतिदिन का आकलन। बी में बोला है नियमित आकलन। सी में बोला है सख्त आकलन और डी में बोला है सत्रांत आकलन। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी सतत और व्यापक मूल्यांकन में सत्रांत आकलन नहीं होगा, सख्त आकलन भी नहीं होगा और प्रतिदिन का आकलन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे साथ, इसका सही जवाब हो जाएगा नियमित आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए मेरे साथ इसमें क्या बोला है। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण क्या प्रदान नहीं करता है। बताइए मेरे साथी, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण क्या प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक उच्च परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। बी में है व्यवहार का अच्छा सूचक। सी में उच्च आंतरिक संगतता और डी में है उच्च वैधता। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथ ही एक बुद्धि लब्धि परीक्षण व्यवहार का अच्छा सूचक प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। निम्नलिखित में से किनको मुक्त प्रगति शिक्षा ठीक है पर आधारित मीरांबिका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। मेरे साथ ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किनको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीरांबिका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है। बताइए मेरे साथी, किसे कहा जा सकता है मीरांबिका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है महात्मा गांधी। बी में स्वामी विवेकानंद। सी में है जॉन डीवी और डी में मेरे साथी श्री अरबिंदो। मेरे साथी हम लोग किनको बोलेंगे, बोला जाता है श्री अरबिंदो को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मीरांबिका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक श्री अरबिंदो को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। बताइए मेरे साथी, आप भी एक शिक्षक है, जब आप एक पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है अभिहस्तांकित कार्य। बी में है अभिक्षमता विकसित करना। सी में है ध्यान आकर्षित करना और डी में है कौशल विकसित करना। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान आकर्षित करना। जब भी आप मेरे साथी किसी भी क्लासरूम में या किसी भी छात्रों को जब पाठ का परिचय देंगे तो आप उससे अपेक्षा रखेंगे कि आपका छात्र आपकी ओर ध्यान आकर्षित करे, पाठ जो आप पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करे। इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान आकर्षित करना। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से कौन नहीं है। बताइए मेरे साथी, प्रतिभाशाली होने के संकेत इन चारों में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है विचारों में सृजनात्मकता। बी में बोला है दूसरों के साथ लड़ना। सी में बोला है अभिव्यक्ति में अनूठापन और डी में बोला है मेरे साथी कौतूहल। तो बताइए कौन नहीं होगा। बताइए मेरे साथी, प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से कौन नहीं होगा। तो दूसरों से लड़ना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित होती है। बताइए मेरे साथी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित होती है। अब कैसे होती है संचालित, किन भाषाओं में होती है संचालित, हमको उसका जवाब देना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 19 भारतीय भाषाओं में, बी में 22 भारतीय भाषाओं में, सी में 18 भारतीय भाषाओं में, और डी में मेरे साथी 20 भारतीय भाषाओं में। तो बताइए कितने भाषाओं में मेरे साथ ये संचालित होती है, तो ये होती है 22 भारतीय भाषाओं में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। मेरे साथी इन चारों ऑप्शन में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में बोला है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, बी में परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी में छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, और डी में छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। देखिए मेरे साथी पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान करना, ये बात सही हो जाएगा। परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना ऐसा नहीं है मेरे साथी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना मेरे साथ ये भी मुख्य उद्देश्य में नहीं है। उसका सही जवाब क्या होगा, डी में बोला है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, मेरे साथ ये भी सही जवाब है। तो देखिए मेरे पास सही जवाब मिल गया ए और डी दो गो, लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट जवाब कौन है, तो मेरे साथ ये में बोला है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, और डी में बोला है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो सही जवाब कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए मेरे साथ इसमें बोला एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। मेरे साथ ही क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शिक्षक है, आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आप अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करने में सक्षम नहीं है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो मेरे साथी अगर आपके क्लासरूम में ऐसा अगर स्थिति बन जाए तो आप कौन सा कदम उठाएंगे, बस जो आप कदम उठाएंगे वही जवाब यहाँ देना है। ऑप्शन नंबर ए में अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करे, बात तो सही बोल रहा है। बी में बोल रहा है पद से इस्तीफा देना, मेरे साथ ही किसी भी चीज से भाग जाना ये किसी भी चीज का निदान नहीं होता है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सी में क्या बोला है अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए, मेरे साथ ये भी बात सही है। डी में क्या है आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना। देखिए मेरे साथ ही आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहने से अच्छा है कि आप क्लासरूम को रुचिकर बना दीजिए। आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चा के उसके सार्वजनिक जीवन से जोड़ दीजिए, जो उसके सराउंडिंग है, जो उसका परिवेश है, उसके आप वास्तविक उदाहरण को पाठ्य पुस्तक से जोड़िए, वो बच्चा अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने लगेगा। तो यहाँ पे आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहने से अच्छा है कि आप उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम का आयोजन कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे को पहले ही मिल गया अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। देखिए मेरे साथी हम लोग को यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन से बताना है कि शिक्षण अधिगम का स्तर इन चारों में से कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शिक्षण अधिगम स्तर क्या क्या है और शिक्षण अधिगम स्तर किसने दिया है। तो मेरे साथी मॉरिसन नामक वैज्ञानिक ने शिक्षण अधिगम देने का काम किया है, शिक्षण अधिगम के स्तर को देने का काम किया है, और इन्होंने ही शिक्षण अधिगम के स्तर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो पहला पार्ट क्या है मेरे साथी, तो प्रथम है स्मृति स्तर, द्वितीय है बोध स्तर और तृतीय है चिंतन स्तर। तो इन्होंने क्या किया है, शिक्षण अधिगम के स्तर को 3 पार्ट में बांटा है और तीनों का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। सभी साथी इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम स्तर कौन नहीं है इसमें से, बताइए मेरे साथी। तो देखिए बी में स्मृति स्तर ये है, सी में चिंतनशील स्तर मेरे साथ ये भी है, और डी में क्या है बोध स्तर ये भी है। तो क्या नहीं है, तो विभेदन स्तर नहीं है। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए मेरे कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई दिक्कत, तो साथी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट में लिखिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे साथी क्या बोला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी। क्या बोलते हैं मेरे साथी, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए मेरे साथी किस वर्ष हुई है। ए में है 1961, बी में 1962, सी में 1966 और डी में 1986। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब, तो ये हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है
उत्प्रीतों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है? बताइए मेरे साथी, उत्प्रीतों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है इवान इलिच, सी में है पाउलो फ्रेयरे और डी में है मेरे साथी जॉन डीवी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा पाउलो फ्रेयरे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट मेरे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक क्वेश्चन नंबर लिख करके मेंशन करिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। बताइए मेरे साथी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है नकारात्मक। मेरे साथी नकारात्मक तो नहीं निभाना चाहिए, कोई भी गार्जियन कोई माता पिता अपने बच्चों के सीखने की भूमिका में नकारात्मक भूमिका निभाएगा? बताइए सीखने की प्रक्रिया में क्या वो नकारात्मक भूमिका निभाएगा मेरे साथी? कतई नहीं निभाएगा। तो ये पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में बोला है अग्रोन्मुखी, सी में बोला है सहानुभूति और डी में बोला है मेरे साथी तटस्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रोन्मुखी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग कूच करते हैं। इसमें क्या बोला है, दिसंबर 2018 में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए मेरे साथी, दिसंबर 2018 में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में बड़ोदरा, बी में नई दिल्ली, सी में हैदराबाद और डी में मेरे साथी मुंबई। कहाँ पे हुआ था बताइए? मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग कुछ करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। बताइए मेरे साथी, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, बी में है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, सी में है नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, डी में है बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। देखिए मेरे साथी, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना, ये भी बात क्या है, पॉजिटिव सेंस में सही है। नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, मेरे साथ ये भी बात सही है। निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, देखिए मेरे साथ निर्धारित पाठ्यक्रम को भी पढ़ाना सही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो कि बच्चा को जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको उसके सराउंडिंग की चीज़ों से, उसके दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप उसको जोड़ कर पढ़ाइए, समझे? तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे इसका वेटेज कम जाएगा। तो फिर भी आपको यहाँ पे 3 पॉजिटिव सेंस में मिल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य। तो मेरे साथ सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। जब बच्चा को आप सीखने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चा जब अंदर से जब वो चार्ज होगा तो चीज़ों को अपने से तलाश लेगा, उसको क्या सीखना है, क्या चीज़ के बारे में जानना है, वो अपने से जानकारी को गेन करने लगेगा, इकट्ठा करने लगेगा और चीज़ों पर वो विचार विमर्श करने लगेगा। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप बस रास्ता बता दो और जिसे जाना होगा वो स्वयं पहुंच जाएगा। तो वही बात, आप जो बच्चा में बस जिज्ञासा जगा दो, उसे जो सीखना है वो स्वयं सीख लेगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग कुछ करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए मेरे साथी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है, बी में है पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है। मेरे साथी ये पहले ही काट दीजिए, पाठ्यचर्या सभी संस्थानों में एक ही नहीं, सबका अलग अलग होता है। ये बोला है पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। मेरे साथ ये भी बात सही है। डी में पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती है। मेरे साथी पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां भी सम्मिलित होती है, तो क्या ये भी कट जाएगा। अब हमको क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक क्या है, संलग्नक है। और सी में बोला है पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। तो बताइए इन दोनों में से अब सही जवाब कौन होगा? तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, बुद्धि के संबंध में जी कारक है। बताइए मेरे साथी, बुद्धि के संबंध में जी कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है एक कारक जो इस बारे में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक पोषित या संवर्धित किया जा सकता है। बी में बोला है बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन। सी में बोला है मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली। डी में बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। बताइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुद्धि के संबंध में जी कारक का
संबंध होता है एक कारक जो इस बारे में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक पोषित या संवर्धित किया जा सकता है। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग कुछ आइए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, जब एक ही उम्र के बच्चे उपस्थिति, क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों एवं अन्य चीजों के बीच योग्यता में बहुत भिन्न होते हैं तब इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका है। मेरे साथ ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें क्या बोला है कि जब एक ही उम्र के बच्चे उपस्थिति, क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों एवं अन्य चीजों के बीच योग्यता में बहुत भिन्न होते हैं तब इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका है। बताइए मेरे साथी, तब इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। बी में है बच्चों के आकलन के लिए मानकों को पूरा करना। सी में है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं। डी में सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित हो। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर डी में बोला है सूचित करना कि सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित हो। नहीं मेरे साथी, सूचित करना कि सभी बच्चे भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला एक ही तरीके, तो ये पहले ही मिल गया हमको, नेगेटिव टैग हुआ, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। फिर बोला सूचित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। मेरे साथी जहां भी मिले ना मानकीकृत निर्देश, ये क्या है नेगेटिव टैग हुआ, पहले ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर हम लोग को आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो क्या होगा, ये दो ऑप्शन पहले ही कट गया। तीसरा में बोला बच्चों के आकलन के लिए मानकों को पूरा करना। नहीं मेरे साथी, मानकों को नहीं, बहुत तरीके से भी आकलन किया जा सकता है और होता भी है, और उसके लिए बहुत सारे मापदंड बनाए जा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, बताइए मेरे साथी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी में है पावलोव, सी में है जीन पियाजे और डी में है मेरे साथी लेव वाइगोत्स्की। बताइए किसने बढ़ावा दिया है। तो मेरे साथी इसको बढ़ावा देने का श्रेय जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विकसित किए हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है। बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पूछताछ, बी में है प्रत्यक्ष अनुदेश, सी में है अनुभवात्मक अनुदेश और डी में है मेरे साथी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या है मेरे साथी, अनुभवात्मक अनुदेश। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। तो मेरे साथी ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप होता है प्रत्यक्ष अनुदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। तो बोला निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी है। बताइए मेरे साथी, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी है। बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला बहुत विषय बहुत ही सरल हो, बी में बोला है विषय थोड़ा कठिन हो, सी में बोला है विषय बहुत ही कठिन हो और डी में बोला है सभी परिस्थितियों में। बताइए किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होगा। तो मेरे साथी इन तीनों में उपयोगी होगा। विषय बहुत ही सरल हो इसमें भी होगा, विषय थोड़ा कठिन हो इसमें भी होगा और विषय बहुत ही कठिन हो इसमें भी मेरे साथी विचार विमर्श विधि का उपयोग होगा। तो इसका सही जवाब होगा सभी परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आते हैं। तो बोला है निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद को संबद्ध करके देखा जा सकता है। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद को संबद्ध करके देखा जा सकता है। बताइए किससे मेरे साथ संबंध करके देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आविष्कार विधि, बी में परिचर्चा विधि, सी में व्याख्यान विधि और डी में प्रदर्शन विधि। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। परिसंवाद से संबंध करके किसको आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा परिचर्चा विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग कुछ करते हैं। इसमें क्या बोला है, मॉन्टेसरी का नाम निम्न में से किससे जुड़ा है। मेरे साथी मॉन्टेसरी का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्री स्कूल शिक्षा, बी में है विशेष शिक्षा,
सी में है माध्यमिक शिक्षा और डी में है मेरे साथी प्राथमिक शिक्षा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी मॉन्टेसरी का नाम निम्नलिखित में से प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग आते हैं। इसमें क्या बोला है मेरे साथी, बहुविकलांगता का अर्थ है। बताइए मेरे साथी बहुविकलांगता का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो मेरे साथी बहुविकलांगता का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसमें एक से अधिक विकलांगता हो, वह व्यक्ति जिसमें एक से अधिक विकलांगता हो उसको हम लोग बोलते हैं बहुविकलांगता। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है सेरेब्रल पल्सी, तो ये एक विकलांगता को शो कर रहा है। बी में है दृष्टि मंदता, ये भी एक विकलांगता को शो कर रहा है। सी में है मानसिक मंदता, ये क्या है, एक विकलांगता को शो कर रहा है। तो मेरे साथी ये तीनों में इसका तीनों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है बहुविकलांगता का अर्थ है, तो बहुविकलांगता मतलब जिसमें एक से अधिक विकलांगता हो। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी में विकलांगता से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब जिसमें एक से अधिक विकलांगता हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। जिला शिक्षा और परीक्षण संस्थान निम्न की स्तुति के बाद अस्तित्व में आया। बताइए मेरे साथी, जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान निम्न की संस्तुति के बाद अस्तित्व में आया। किसकी संस्तुति के बाद मेरे साथी अस्तित्व में आया, तो बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर में कोठारी आयोग की संस्तुति, बी में एनसीईआरटी की संस्तुति, सी में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की संस्तुति और डी में राम मूर्ति समिति की संस्तुति। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे हमदम, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की संस्तुति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, डिस्लेक्सिया निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। बताइए मेरे साथी, डिस्लेक्सिया निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है मानसिक विकार, बी में है गणितीय विकार, सी में है पठन संबंधी विकार और डी में है व्यवहार संबंधी विकार। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मेरे साथी हम लोग आते हैं। एक शिक्षक को छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। बताइए मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है, हमको वो बताना है। बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए में है शैक्षिक समाजशास्त्र, बी में है सामाजिक दर्शन, सी में है मीडिया मनोविज्ञान और डी में मेरे साथी शैक्षिक मनोविज्ञान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होगा। बताइए मेरे साथी, सूक्ष्म शिक्षण किस कक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है केवल प्राथमिक कक्षाओं में, बी में है केवल 10+2 कक्षाओं में और सी में प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक प्रयोग की जाती है। बताइए सूक्ष्म शिक्षण तकनीक किसमें प्रयोग की जाती है मेरे साथी और कहाँ प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में छोटे आकार की कक्षा में पढ़ाने में, बी में है कृत्रिम परिस्थितियों में पढ़ाने में, सी में विशिष्ट शिक्षण कौशल में अध्यापकों को तैयार करने में और डी में मेरे साथी उपरोक्त सभी। तो मेरे साथी सूक्ष्म शिक्षण छोटे आकार की कक्षाओं में पढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस तकनीक का। कृत्रिम परिस्थितियों में पढ़ाने में भी मेरे साथी तकनीक का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण का। फिर सी में बोला है विशिष्ट शिक्षण कौशल में अध्यापकों को तैयार करने में भी मेरे साथी सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जब तीनों प्रयोग किया जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए मेरे साथियों। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब सही सही लिखिएगा मेरे साथी। ये क्वेश्चन का जवाब किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। इसमें बोला गया समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए मेरे साथी समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला समता एवं समान अवसर, बी में बोला सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण,
सी में बोला है विश्व बंधुता और डी में बोला है सामाजिक संतुलन। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे हमदम, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, तो बताइए आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। ठीक है मेरे साथियों, उससे पहले सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में मेरे साथी कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।